नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा लेटेस्ट बुक जो जारी किया गया है उससे शुरू किए हुए हैं। उसमें जो है टोटल आपको 15 सेट दिया गया है। टोटल 15 मॉडल सेट है। इसमें से हम लोग 3 मॉडल सेट देख चुके हैं। आज ही हम लोग 4 नंबर का मॉडल टेस्ट देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ध्यान रखिएगा, ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखिए, प्रत्येक दिन आपको एक टेस्ट लगाते रहना चाहिए। इससे होगा क्या, आपका टाइम मैनेज होते रहेगा और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो इसीलिए आप इसे प्रत्येक दिन एक टेस्ट कम से कम जरूर लगाते रहिए। तो इस टेस्ट को देखिए, शुरू से अंत तक दिया कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और एक बात आपको बता दें कि जब आप टेस्ट लगाते हैं तो उस समय आप कॉपी कलम के साथ बैठे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल चालू कर लिया और देख रहे हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। कॉपी और कलम दोनों साथ में रखिए। जो आप जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उसे नोट जरूर कर लिया कीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसे पलट के देख सकते हैं। तो इसीलिए आप कॉपी कलम के साथ बैठा कीजिए और अभी से ही तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी और भरा कर फॉर्म भराएगा और एग्ज़ाम भी हो जाएगी, तो ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप पहले से तैयार रहिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात हम और बता दें। ऐसे तो बेसिक जानकारी ये सबको पता ही होगा कि इसमें जो होता है टोटल 100 क्वेश्चन होता है। बिहार दरोगा का जो पीटी होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होता है, जो 200 मार्क्स का होता है, और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी। वैसे सभी को पता रहता है, फिर भी जानकारी देना उचित है। जिनको पता नहीं हो वो जान लेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले जितने भी टेस्ट हो चुके हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है। तो आप चोल यहाँ एक दिया है, मतलब राजवंश दिया है और राजधानी दिया है। इनमें जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। आइए देखते हैं। कहता चोल वंश की राजधानी तंजौर है, यह सही दिया हुआ है। राष्ट्रकूट की राजधानी जो है मान्य खेत है, तो यह भी सही है। पाल वंश की राजधानी ये आपको मुंगेर है, यह भी सही है। ये पल्लव वंश की राजधानी राजगीर इसमें बताया गया है, जो कि गलत है। पल्लव वंश की राजधानी जो है कांचीपुरम है। कहाँ है? कांचीपुरम है। तो ये आपको सुमेलित नहीं दिया गया। कांचीपुरम रहता तो सही हो जाता। तो आप इसे नोट कर लीजिए, कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी जो है कांचीपुरम है, ना कि राजगीर। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता है कि प्राचीन कालीन, एक मिनट दोस्तों, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई है? प्राचीन कालों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई है? तो मनु स्मृति की रचना सबसे पहले की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसकी रचना जो है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है, पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? पूर्व मध्य काल जो है उसमें कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। तो इस संघर्ष में दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रकूट जो है इसमें भाग लिया था। तो डी नंबर से आंसर होगा राष्ट्रकूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गोहत्या निषिद्ध कर दिया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जेनुअल। कौन? जेनुअल आबदीन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इन्होंने ये कश्मीर जो है वहाँ जजिया कर को समाप्त करके गोहत्या को निषिद्ध कर दिया था। तो यह सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है इसकी स्थापना सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर होगा सूर्य सेन के द्वारा ये किया गया था। और इसकी गठन जो है 1930 में, कब? 1930 में किया गया था, चटगांव में, जो वर्तमान बंगाल में है, वहाँ सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, अखिल भारतीय हिंदू सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? अखिल भारतीय हिंदू सभा जो था इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था अप्रैल 1915 में। कब? अप्रैल
1915 में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। ये कासिम बाजार में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, एक हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। कहता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो है ये किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से। किसे? प्राथमिक शिक्षा से। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से। ये हंटर कमीशन आयोग जो गठित किया गया था, ये किया गया था 1882 में। कब? 1882 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे कहता है उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपयुक्त कथन जो है किससे संबंधित है? ये कथन जो है वो सहयोग आंदोलन से संबंधित है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। वो सहयोग आंदोलन से यह संबंधित है। वो सहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपको 1920 में। कब? 1920 में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्न में से एक बार और ये भी देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपको कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। ये कब? 1942 में। थोड़ा इसका डेट वैसे सबको याद होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये आपको 1930 में हुआ था। और ये बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कब? 1928 में हुआ था। 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों में अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बुर्जहोम में। कहाँ? बुर्जहोम। सी नंबर से आंसर होगा बुर्जहोम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है, आगे है अकबर के, क्या है? अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? जिस समय अकबर का शासन था उस समय बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर होगा 7 में। किसमें? 7 में। आगे है निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? विचारधारा से संबंधित नहीं था तो इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो संध्या, युगांतर और वंदे मातरम जो है ये सभी जो है आपको क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें संध्या के लेखक जो थे, इस संध्या के लेखक आपको भूपेंद्र दत्त थे। कौन? भूपेंद्र दत्त संध्या के लेखक थे। युगांतर के लेखक जो है, सॉरी दोस्तों, ये भूपेंद्र दत्त जो है युगांतर के लेखक थे भूपेंद्र दत्त। युगांतर के लेखक भूपेंद्र दत्त। और ये आपको संध्या के लेखक उपाध्याय थे। कौन? बी उपाध्याय संध्या के। और वंदे भारतम के अरविंद घोष, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है उसे आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र बलश्री के शासक से संबंधित है। सही है। देवपार अभिलेख विजय सेन, यह भी सही है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, यह भी सही है। और ये चौथा गलत है। मंदसौर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ये कह रहा है, जबकि मंदसौर अभिलेख जो है द्वितीय नहीं, ये क्या नाम है, पुलकेशिन द्वितीय नहीं, ये मालवा नरेश अशोकवर्मन से संबंधित है। तो यहाँ डी नंबर सुमेलित नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया है? इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न मिला था। तो ये आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1971 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो अनटोल्ड पुस्तक के लेखक जो है आपको बी एम कोल है। कौन? बी एम कोल है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हपन, क्या है? हपन सॉरी दोस्तों, हपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? हपन लोक कला का संबंध जो है ये आपको बिहार से, कहाँ से? बिहार से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया? भारतीय वायुसेना जो है उसे कितने कमांड में विभाजित किया गया? तो 7 कमांड में विभाजित किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह किया गया 2016 में। कब? 2016 में शामिल किया गया है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इसी बुक के
पीछे के टेस्ट से जो है रिलेटेड है, वहाँ पूछा गया है। अगर आप देखे होंगे प्रतिदिन टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। आगे कहता है नगद कोष, क्या है, नगद कोष अनुपात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें जो कथन सही है, कहता है यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, सही है। उसके बाद कहता है यह प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, यह भी सही है। आगे कहता है कि यह राशि नगद के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है, ये गलत है। तो आपको एक और दो, दो सही है। तो यहाँ ए नंबर से इसका एक तथा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है। तो रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद जो है उधार एवं अन्य देयताएं हैं। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है। भारत में पूरे विश्व का कितना प्रतिशत लौह अयस्क हिस्सा उपलब्ध है, ये आपको बताना है। तो पूरे विश्व का सिर्फ 8% हिस्सा ही भारत में उपलब्ध है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ये आपको राजस्थान है। कौन है, राजस्थान है। आगे कहता है केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपको नागपुर में स्थित है। कहाँ, नागपुर में यह स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगटू, क्या है, ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है आपको मलेशिया से संबंधित। कहाँ से, मलेशिया से संबंधित है। सी नंबर से होगा मलेशिया। आगे कहता है यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना सॉरी दोस्तों, कहता है यूनिफाइड पेंशन योजना जो है इसे अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन, महाराष्ट्र। बी नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह हुआ है आपको वाशिंगटन डीसी में। कहाँ, वाशिंगटन डीसी में हुआ है। बी नंबर से होगा वाशिंगटन डीसी। आगे कहता है वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बना है 2024 के चुनाव में, तो यह बना है आपको कीर स्टारमर। कौन, कीर स्टारमर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है नोमेडिक, क्या है, नोमेडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है। तो नोमेडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास जो हुआ है ये भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो यह हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच। किसके बीच, भारत और मंगोलिया के बीच। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें थल सेना भाग लेता है, ध्यान रखिएगा इसमें थल सेना भाग लेता है और ये भारत और मंगोलिया के बीच प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2024 में जो हुआ है ये हुआ आपको भारत में ही मेघालय राज्य में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ये ध्यान रखने की बात है। आगे कहता है कि अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। तो यह लिया है आपको लद्दाख में नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो इस समय जो है 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें आपको जास्कर, ट्रांस, साम, नुबारा और चांगथाम ये 5 जिले बनाने की घोषणा की गई थी। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर होगा लद्दाख। चलिए आगे है, आगे कहता है कि किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। कहता वो कौन सा देश है जहां पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। तो यह किया जाएगा आपको ऑप्शन में आपको दिया है सऊदी अरब और अमेरिका। क्या है, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो आपको सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। क्या होगा, सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। आगे कहता है कि देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है। देश का पहला
शून्य सॉरी क्या है, देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा आपको दिल्ली हवाई अड्डा, कौन, दिल्ली हवाई अड्डा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है दिल्ली हवाई अड्डा को 2030 तक जो है कार्बन शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। आगे कहता है एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा। तो इसका आयोजन जो होगा आपको जापान में, कहाँ, जापान में होगा। और ये कब होगा आपको पता है, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। आगे कहता है किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है। तो एआई को शामिल किया गया है केरल स्कूल के पाठ्यक्रम में। डी नंबर से आंसर होगा केरल। चलिए आगे है, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 जो हुआ है इसका थीम क्या था। इसका थीम था लैंड एस्टोरेशन डेजर्टिक ये फिकेशन होगा, फिकेशन नहीं, ये फिकेशन होगा, ध्यान रखिएगा। ये डेजर्टिफिकेशन एंड डॉट रेसिस्टेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, यह किस राज्य में स्थित है। बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा, नागी और नकटी की घोषणा की गई है। यह आपको जमुई जिला में, कहाँ, जमुई जिला, बिहार के जमुई जिला में स्थित है। अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। कौन, नए में 2 आपको नागी और नकटी तो है ही, और पहला कौन है ये तो आप सबको पता है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे कहता है विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस जो है आपको 8 जून को मनाया जाता है। कब, 8 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे है, कहता फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो यह जीता वो कार्लोस अल्कराज ने। किसने, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आगे है यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में जो किया गया है यह स्विट्जरलैंड में किया गया। कब, स्विट्जरलैंड में किया गया था। इसका आयोजन 16 जून 2024 को हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। 16 जून 2024 को समाप्त हो गया था यह शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में। आगे है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें भारत का स्थान 116वां रहा है। क्या है, 116वां रहा है, जबकि इसमें टोटल 163 देश को शामिल किया गया था। चलिए आगे कहता है यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 2025 को क्वांटम विज्ञान का वर्ष, क्या है, क्वांटम विज्ञान का वर्ष के रूप में 2025 को मनाए जाने की घोषणा यूएन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में मिशन निश्चय, क्या है, मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पंजाब पुलिस के द्वारा। किस द्वारा, पंजाब पुलिस के द्वारा। चलिए आगे है, आगे कहता है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द जो होता है भूधर होता है। क्या होता है, भूधर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जिस क्रिया का फल कर्ता परपरता हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है अकर्मक कहा जाता है। क्या, अकर्मक कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण जो है आपको कौन है, क्या, कौन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। जो वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। क्या है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, सही शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वो समान, क्या है, सॉरी, आगे कहता है आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है मुसीबत आना। क्या है, मुसीबत आना। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दिए गए कथनों में कौन सा सही है आपको बताना है। तो ये आपको जो सही है, कहता लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता पाई जाती है, यह सही दिया गया है। आगे कहता काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, तो यह भी सही है। तो 2 और 3 सही है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। प्रतिशत में सर्वाधिक
अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है ये आपको बताना है प्रतिशत में। तो इसका सही आंसर पंजाब होगा। क्या? पंजाब। आगे का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जलडमरू मध्य है और यह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो ये डोबर, कौन? डोबर जो है यहाँ दिया गया है, डोबर उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर में स्थित है, यह गलत दिया गया है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जिब्राल्टर जल संधि जो है आपको भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है, यह सही है। कुक जो है, कुक जलडमरू मध्य जो है स्थल ये आपको तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, तो यह भी सही है। और ये मलक्का जल संधि जो है जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह सही है, लेकिन डी नंबर गलत है। डोबर जो है यहाँ दिया है उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है, यह स्थित आपको बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रत्यावर्ती मानसून या फिर मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? सर्वाधिक वर्षा आपको तमिलनाडु में होती है। बी नंबर से होगा तमिलनाडु। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नजका। कौन? नजका प्लेट। सी नंबर से होगा नजका। आगे का सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? सर्वाधिक स्वीकृत मॉडल जो है ये निहारिका है। कौन? निहारिका परिकल्पना। बी नंबर से आंसर होगा निहारिका परिकल्पना। आगे का एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं में को सम्मिलित करने को क्या कहा जाता है? तो ऐसी रेखाओं को समकालिक रेखा कहा जाता है। क्या? समकालिक रेखा कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? कहता है गोदावरी नदी जो है इसका अफवाह बेसिन जो है ये भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ है ये आपको बताना है। इसका जो है आपको महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, इन सभी राज्यों में इसका बहाव बेसिन फैला हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस उद्यान की स्थापना की बात कीजिएगा तो 1981 में किया गया था। कब? 1981 में किया गया था इसकी स्थापना। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? अधिक मौसमी अंतर भारत के अंदरूनी भाग में होता है। डी नंबर सेंस होगा भारत के अंदरूनी भाग में। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है? तो ये किया जाता है आपको 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे सुमेलित करने के लिए दिया गया है। आइए देखते हैं हम लोग। कहता स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है विभाग, एक तरफ उसका मंत्री दिया गया, तो इसमें कौन किसके मंत्री थे, किस विभाग के, ये आपको सुमेलित करना है। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन किस विभाग से संबंधित है। एक में दिया शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री आपको पता ही है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद। यहाँ एक का 4 हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्या होगा? एक का एस हो जाएगा। दूसरा कहता है रेलवे एवं परिवहन। रेलवे एवं परिवहन जो मिला था आपको डॉक्टर जॉन मथाई को, तो ये आपको आर हो जाएगा। उसके बाद खाद्य एवं कृषि, तो आपको राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था, तो ये आपको क्यू हो जाएगा। और वित्त विभाग जो था ये आपको आर के सनमुगम शेट्टी को, तो ये आपको पी हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा SRQP। क्या है? SRQP। सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया 19 के डी में, कहा अनुच्छेद 19 के क्लॉज डी में, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का था निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपना स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन प्राधिकार किसे है। तो यह अधिकार जो दिया गया है यह आपको राज्य के गवर्नर को दिया गया, राज्य के गवर्नर को दिया गया है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। वह कौन सी समिति है जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है, जो ऑप्शन में दिया गया इसके अनुसार, तो यह प्राक्कलन समिति होगा। क्या होगा, प्राक्कलन समिति, बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। अगर इस समिति की सदस्यों की बात कीजिएगा तो 30 सदस्य इसमें थे। कितने, 30 सदस्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो किया गया था ये किया गया था 6 अगस्त 1952 को। कब, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता, आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह प्राथमिक है, प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे फिर आइए मिलान करने के लिए कहा गया है। कहता है कि निम्नलिखित में, क्या, निम्नलिखित भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्रक को सही सुमेलित करिए। तो आइए देखते हैं। कहता है कि पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिणाम जो है ये मिल जाएगा आपको, पदार्थ का परिणाम मिल जाएगा मोल से। किससे, मोल से, तो ये आपको आर हो जाएगा। और ताप जो है केल्विन से। किससे, केल्विन से, तो आपको क्यू हो जाएगा। और द्रव्यमान, द्रव्यमान आपको किलोग्राम से हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, तो ये आपको एएस हो जाएगा। और लंबाई आपको मीटर से हो जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपको आर क्यू, क्या, आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी, यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है वेग का बेमीय सूत्र क्या होता है। वेग जो है इसका बेमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है घर्षण गुणांक का मान होता है। घर्षण गुणांक जो है इसका मान 0 तथा 1 के बीच होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है। तो पानी के नीचे जो रहता है ये 9/10वां भाग पानी के नीचे रहता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथोड किरण। क्या है, कैथोड किरण, ए नंबर से आंसर हो जाएगा कैथोड किरण। आगे कहता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये आपको 6.6 मीटर होता है, ए नंबर से आंसर होगा, सॉरी 16.6 मीटर होता है। लगभग आपको 17 मीटर मैक्सिमम जगह पूछे गए हैं, तो यह भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर 17 रहता लगभग में तो 17 सही हो जाता, तो वहाँ फिर आपको 16.6 मीटर नहीं दिया हुआ होता, तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दिए गए कथनों में से जो कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ आपको कहता श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, सही बात है। कहता समांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है, तो यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि निम्नलिखित में, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है। कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है ये आपको बताना है। समांग मिश्रण का उदाहरण आपको चीनी या नमक का जलीय विलयन, ये समांग मिश्रण का उदाहरण है। और हवा, ये दोनों आपको
समंग मिश्रण का उदाहरण है, तो 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2, तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है। तो जो अणु का भाग नहीं है ये आपको बताना है। तो फोटोन आपको पता है कि अणु का भाग नहीं होता है, तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन जो सत्य है ये आपको कहता है कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक खास अवयव है, तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सही दिया गया है। आगे है जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। आगे कहता जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है। तो यह सत्य है कि यह अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है। बेकेलाइट जो है किसके संघनन से बनता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संयोग से क्या बनता है, तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है प्रशीतन, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में कैसे मदद करता है। कहता है प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कि जब जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके जो है मदद करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का वो कार्बनिक गैसीय प्रदूषण है। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। डी नंबर से आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे कहता है जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है, बायोनिक्स कहा जाता है। क्या कहता है, बायोनिक्स कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। कहता है निम्न में कौन है वो जो कीट नहीं है। तो मकड़ी जो है कीट नहीं है, ध्यान रखिएगा, मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करता है। तो ये जल के लिए या किस चीज़ के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंबन के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। तो यहाँ डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। आगे है निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरता प्राप्त करता है। तो नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से। ए नंबर से आंसर होगा नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये पनीर, कौन, पनीर। ए नंबर से आंसर होगा पनीर। चलिए आगे कहता निम्नलिखित में से किस विटामिन की, कहता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कोलिकेल्जीफेरॉल कहा जाता है। ये की नहीं को होगा, क्या होगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोलिकेल्सीफेरॉल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन D3 को, किसे, विटामिन D3 को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक होता है। पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक खनिज जो है इनमें से सभी है। क्या है, कैल्शियम भी, लोहा भी और सोडियम भी, सभी आवश्यक होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधि में कौन सी सक्षम और कुष्ठ दोनों के चिकित्सीय के लिए उपयुक्त होता है। ये अक्षमा है, सक्षम नहीं, अक्षमा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, एमिनोसेंसिलिक एसिड। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे जो है मैथ दिया गया है दोस्तों, तो आप इसका आंसर ले लीजिए और आप इसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, 96 का ए। 97 की बात कीजिएगा तो 97 का डी हो जाएगा आपको, और 98 की बात है तो 98 का आंसर आपको सी हो जाएगा। 99 का आंसर आपको बी होगा, क्या होगा, बी होगा 99 का आंसर। और 100 का जो आंसर है, ये 100 का आंसर आपको डी हो जाएगा, क्या होगा, डी होगा। दोस्तों ये जो 5-6 मैथ हुआ करता है, तो आप इसे सॉल्व जरूर कर लिया कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर बता ही दे रहे हैं तो आप इसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि यहाँ जो है लिखने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि मैथ तो बिना लिखे बताया नहीं जा सकता है। जल्द ही व्यवस्था किया जा रहा है कि आपको लिख के भी बताया जा सके। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जितने भी वीडियो हुआ है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके ऊपर लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।